अगला है हमारा मौर्यकालीन प्रशासन। और मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत जो हमें देखना है प्रशासन की विशेषता, तो मौर्य प्रशासन का केंद्रीकरण, केंद्रीकृत थी अथवा नहीं, उसकी आलोचना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले। और जहां इंट्रोडक्शन का सवाल है तो इंट्रो आप इस और आगे बढ़िए धीरे धीरे, इंट्रो और कंक्लूजन। वैसे हम ये कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासन जो है विशाल जम्बूद्वीप की अवधारणा लिए हुआ था, इसलिए प्रशासन की व्यापक संरचना दिखाई पड़ती है। हालांकि कुछ विद्वानों ने केंद्रीकरण की अवधारणा दी है इस संदर्भ में, किंतु उसकी अपनी सीमाएं निर्धारित होती है। इतना आप इंट्रोडक्शन दे देंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पे जब आप शुरुआत करेंगे तो पहला पार्ट होगा विशेषता और दूसरा पार्ट होगा केंद्रीयकरण, यानी कि बॉडी का 2 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बॉडी का 2 पार्ट हो जाएगा। तो अब केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले आप राजा के पास आ जाइएगा। तो राजा क्या करता था? राजा समस्त शक्तियों का औपचारिक स्रोत होता था और केंद्रीय जो प्रशासन थी उसमें मुख्य भूमिका निभाता था। उसके बाद सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, किंतु यहाँ हम तुलना कर सकते हैं वर्तमान मंत्रिपरिषद से, जहाँ मंत्रिपरिषद की जो अनुशंसाएं होती है उसको राष्ट्रपति को स्वीकार करनी होती है ज्यादातर। कुछ सीमित अर्थों में ही या कुछ सीमित समय में ही राज्यपाल उसको स्वीकार नहीं करता। इसकी तुलना हम कर सकते हैं नौकरशाही, विशाल नौकरशाही थी जो आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद अब प्रांत प्रशासन की चर्चा करेंगे। जो केंद्रीय प्रशासन मतलब विशाल साम्राज्य को देखते हुए प्रशासन को जो है प्रांतीय स्तर पर विभाजित किया गया और वहां जो है गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी। तो गवर्नर की जो नियुक्ति की जाती थी वो सामान्यतः राज्य परिवार से होता था अथवा राजा का विश्वास पात्र होता था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जिला प्रशासन में युक्त रज्जुक और जो अन्य थे उनकी नियुक्ति डायरेक्ट मौर्य सम्राट के द्वारा किया जाता था और वो वहां का जिला स्तरीय जो सैन्य असैन्य कार्यवाही थे उनको देखते थे। ग्राम समूह के स्तर पे विभिन्न अधिकारी होते थे जिनका कार्य वहां पे जनसंख्या या जनगणना करना और राजस्व के विषय में जानकारी एकत्रित करना। जो राजस्व जानकारी एकत्रित करते थे वो लिपिक होते थे और एक जनगणना के लिए अधिकारी हुआ करता था। ग्राम स्तर पे अगर देखें तो प्रशासन की जो सबसे निचली इकाई है या सबसे छोटी इकाई है वो ग्राम होती थी और यहाँ जो है ग्रामीण नामक पदाधिकारी होता था जो ग्राम की जो व्यवस्था थी उसका देखरेख करता था। वर्तमान मुखिया से इसकी तुलना की जा सकती है। अब इसको आप थोड़ा सा विस्तार से विश्लेषणात्मक ढंग से लिखें जैसे हमने अन्य प्रश्नों में आपको बताया है। आगे देखते हैं हम केंद्रीकरण के पक्ष में देखें तो राजा जो है समस्त शक्तियों का स्रोत होता था। ये एक केंद्रीयकरण की निशानी थी और जो भी केंद्रीय स्तर पे कार्य करना होता था या संपूर्ण राज्य में कार्य करना होता था उसमें सबसे प्रमुख जो कार्य पावर होता था वो शासक के पास ही होता था, राजा के पास ही होता था। उसके बाद यहाँ आप कह सकते हैं कि जो सैन्य शक्ति थी वो सैन्य शक्ति भी राजा के हाथ में ही हुआ करती थी मुख्य रूप से। न्याय की शक्ति थी, दंड की शक्ति थी, वो भी राजा के हाथ में ही मूल रूप से हुआ करती थी। प्रांतीय प्रशासन में जो नियुक्ति होती थी वो राजा स्वयं करता था, विशेष करके या तो राज परिवार से होता था या राजा का विश्वास पात्र होता था, किंतु नियुक्ति स्वयं राजा के द्वारा किया जाता था। तो ये एक केंद्रीयकरण की अवधारणा की पुष्टि करता है। जिला अधिकारियों की भी नियुक्ति कौन करता है? तो राजा ही कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र पे प्रशासन का, यानी कि आप मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत देखें तो आर्थिक जो संरचना थी, आर्थिक संरचना पे मौर्यकालीन प्रशासन का व्यापक नियंत्रण हुआ करता था। वर्तमान समय में जो समाजवाद का कॉन्सेप्ट है उसको आप कहीं ना कहीं वहां से जोड़ सकते हैं। गुप्तचर व्यवस्था ऐसी हुआ करती थी, मतलब गुप्तचर आप ये ऐसे गुप्त लोग हुआ करते थे जो राजा को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे और प्रजा के विषय में जानकारी देते थे, प्रजा की समस्याओं के विषय में जानकारी देते थे। अगर मान लीजिए कि प्रजा में किसी चीज को लेकर आक्रोश और विद्रोह करना चाहता है तो उसको लेकर के ये राजा को जानकारी प्राप्त हो जाती थी गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से और राजा जो है समय पूर्व क्या करता था, तैयारी कर लिया करता था। तो ये जो विशेषताएं हैं ये केंद्रीयकरण की विशेषताएं हैं। वहीं विपक्ष में देखें तो एक बड़ा साम्राज्य, मान के चलिए अभी अगर हम भारत को ले लें,
हालांकि उस काल उनका भारत इससे और भी ज्यादा था, आधे अफगानिस्तान भी उस समय प्रतिनिधित्व करता था भारत का ही। तो ऐसी स्थिति में विशाल साम्राज्य हुआ करता था। विशाल साम्राज्य का जो है एक केंद्रीय स्तर पर नियंत्रण करना तात्कालीन समय में बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न करता है। स्वयं आप देखें तो उस समय जबकि यातायात एवं संचार, उस समय में बैलगाड़ी और घोड़े का उपयोग होता था। वर्तमान समय वायुयान की व्यवस्था है, तो अगर कहीं भी आप आपातकालीन स्थितियों में कुछ 2-4 घंटों में कहीं जा सकते हैं, भारत के आर से पार जा सकते हैं। किंतु तात्कालीन जो व्यवस्था थी, यातायात संचार की स्थितियां ऐसी थी कि पाटलिपुत्र से अगर हमें पाकिस्तान या तक्षशिला जाना होता था तो वहां महीनों का समय लगता था। तो ऐसी समस्या में जब भी आपातकालीन समस्या उत्पन्न होगी ऐसी यातायात एवं संचार में, तो क्या उस समय ये केंद्रीकरण इस तरीके से हो पाएगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरा है समाज विविधता मूलक था। समाज और यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, तो भौगोलिक विविधता भी यहाँ की स्थितियां रही है। तो भौगोलिक विविधता में हर जगह अलग अलग तरह के लोग निवास करते हैं, उनका भोजन अलग है, उनकी रीति रिवाज अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनके सोच विचार अलग है, उनके परिवार अलग है। तो ये एक सारा जो है एक साथ मेल मिलाप उस तरीके से नहीं होता विविधता के अंतर्गत, कहीं ना कहीं समानता असमानता की चीजें होती है। तो ये जो है केंद्रीकरण को अवधारणा को पुष्ट नहीं करता। आप विशेष करके देखें तो लिपि को लेकर के विविधता देखी गई है। अशोक के जो अभिलेख है बृहद शिलालेख, उसके अंतर्गत आप देखें तो आरामाइक लिपि, खरोष्ठी लिपि आदि, ब्राह्मी लिपि आदि का प्रयोग किया गया है। यानी कि विविध लोगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए, विविध लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए इन्होंने विविध अनेक लिपियों का प्रयोग किया है। उसके बाद अर्थशास्त्र में जो कुछ विद्वानों ने यहाँ तक स्पष्ट किया है, विशेष करके रोमिला थापर, तो रोमिला थापर कहती हैं कि अर्थशास्त्र में जो भी केंद्रीकरण की चर्चा की गई है वो गंगा घाटी की सच्चाई है, वो पूरे भारत की सच्चाई नहीं है। इसको लेकर के उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें ये गंगा घाटी कोर क्षेत्र है, और कोर क्षेत्र में जो नियंत्रण की व्यवस्था अर्थशास्त्र बताता है वही नियंत्रण की व्यवस्था इस कोर क्षेत्र में था। उसके बाद आप बफर क्षेत्र में आ जाइए, जो प्रांतीय जो प्रांत थे और इनडायरेक्टली रूप से शासक के अंतर्गत होते थे, वो प्रांतीय संरचना थी और वो बफर क्षेत्र के रूप में, हालांकि यहाँ स्वायत्तता प्राप्त थी किंतु ये केंद्र से जो है सो निकट से जुड़े हुए थे। इसके अलावा तीसरा जो फॉर्मूला है इसके अंतर्गत है ये सीमावर्ती क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र। इन जनजातीय क्षेत्र से जो है शासक क्या करता था, संसाधनों की प्राप्ति करता था, संसाधनों की प्राप्ति, अर्थात ये क्षेत्र जो है व्यापक रूप से स्वायत्तता प्राप्त किए हुए थे। तो इस तरीके से आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं। आप कुछ स्थानों में इसकी तुलना वर्तमान से भी कर सकते हैं, जैसे यातायात और संचार के माध्यम के बारे में, विविधता के बारे में, बड़ा साम्राज्य के बारे में, मंत्री परिषद के बारे में। इस तरीके की कुछ चीजों को आप ग्राम समूह, जिला प्रशासन, अभी भी जिला स्तर पे जो एसपी की नियुक्ति होती है, उसके बाद डीएम की नियुक्ति होती है, वो कहीं ना कहीं केंद्रीय प्रशासन के प्रतिनिधित्व करता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के आप तुलना कर सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि हालांकि मौर्यकालीन प्रशासन जो है एक बृहद नौकरशाही संरचना का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु इतने बड़े साम्राज्य में केंद्रीयकरण जो है की प्रवृत्ति व्यापक रूप से अकल्पनीय प्रतीत होती है। और जहां तक पूर्ण केंद्रीकरण का प्रश्न है तो यह गंगा घाटी की सच्चाई हो सकती है। आप इतना कह करके इसको निष्कर्ष को पूर्ण कर सकते हैं। आप चाहें तो इससे और ज्यादा सोच करके बेहतर निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अब मौर्योत्तरकालीन वाणिज्य व्यापार के विषय में चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वाणिज्य व्यापार, मौर्योत्तरकालीन वाणिज्य व्यापार का मूल्यांकन कीजिए। तो चलिए मूल्यांकन करते हैं। मौर्योत्तरकालीन वाणिज्य व्यापार का जो प्रश्न है, तो इसमें हमारा जो इंट्रो हो सकता है कि मौर्योत्तर काल में जो आप कह सकते हैं कि मौर्योत्तर काल वाणिज्य और व्यापार की दृष्टिकोण से महान उपलब्धियों का काल रहा है। इस काल में ऐसे विभिन्न कारक मौजूद थे जिसने वाणिज्य व्यापार को व्यापक रूप से बढ़ाया, और इसका जो है प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी
न केवल तात्कालीन समय में बल्कि उसके बाद भी देखा जा सकता है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इसको आप संक्षेप में भी लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत जब आप शुरू करेंगे तो वस्तुतों से शुरू करेंगे और कारक दिखाएंगे। कारक के अंतर्गत जो हमारा यातायात एवं संचार की व्यवस्था है उसको देखेंगे, दिखाना महत्वपूर्ण है। और जब भी आप इस काल के व्यापार एवं वाणिज्य व्यापार को दिखाएंगे तब आपको ये जो मैप बना है ये दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सोपारा बंदरगाह है, ये इसको उत्तरापथ बोलते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। और ये हमारा जो है दक्षिणापथ है, जो उत्तर और दक्षिण को आपस में जोड़ता है। ये तक्षशिला समझ ही रहे हैं, कौशाम्बी, ताम्रलिप्ति, अरिकामेरू जो बंदरगाह है प्रसिद्ध बंदरगाह, मुजरिस प्रसिद्ध बंदरगाह है, ताम्रलिप्ति प्रसिद्ध बंदरगाह है और सोपारा प्रसिद्ध बंदरगाह है। तो ये मैप जब आप बनाएंगे ना तो ये आपका जो है यातायात वाला जो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखिए आप, इस काल में कृषि का व्यापक विकास हुआ, भूमि अनुदान की प्रथा भी लागू हुई और कृषि का व्यापक विकास हुआ। और कृषि के व्यापक विकास ने शिल्प को बढ़ावा दिया। इस काल में जो हमारा शिल्प का केंद्र है उसके अंतर्गत आप पाटलिपुत्रा को दिखा सकते हैं, जहाँ लौह अयस्क या लौह से संबंधित उपकरण बनाए जाते थे। आप उड़ीसा को दिखा सकते हैं, हाथी दांत का केंद्र हुआ करता था। साटक वस्त्र हमारे यहाँ काफी व्यापक मात्रा में बनाए जाते थे, इसके विविध क्षेत्र आप दिखा सकते हैं। श्रेणी एवं निगम, श्रेणी क्या थी, निगम क्या थी, इसकी एक छोटी सी परिभाषा आप दे देंगे और बता देंगे कि इसने व्यापार को कैसे प्रभावित किया। नवीन सामाजिक वर्ग, इस काल में जो धनी वर्ग के रूप में विभिन्न वर्गों की उत्पत्ति हुई। गृहपति इस काल में एक समूह के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, जिसने क्या किया, वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी। और उसके बाद जो मॉनसून की खोज है, इस मॉनसून की खोज हिप्पालस द्वारा की गई। और मॉनसून में आप जानते हैं कि हवा परिवर्तन होता है। तो ये है कि भूगोल आप दिखा सकते हैं कि भूगोल की कैसी व्यापक भूमिका होती है। अब व्यापार में अब आप कहेंगे कि आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार, यहाँ हम संतुलन कैसे स्थापित करें, जबकि बाह्य व्यापार में हमारे पास इतने आयाम है लेकिन आंतरिक व्यापार में बहुत ही कम आयाम है। तो आप जो कारक लिख रहे हैं इसमें से बहुत सारे ऐसे कारक हैं, विशेष करके यातायात एवं संचार, वो जो है आंतरिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो जब आंतरिक की बात करते हैं तो ये कारक जो है ना इसमें एक तरीके से इंक्लूड हो जाता है। हालांकि आपको ये स्पष्ट रूप से अलग से दोनों दिखाने हैं, लेकिन यहाँ आंतरिक में कम ही आएगा, क्योंकि आंतरिक में कारक ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा और बाह्य व्यापार में ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आंतरिक के अंतर्गत। आंतरिक के अंतर्गत ग्रामीण से जो शहर की ओर है वस्तुओं, विशेष करके खाद्यान्न वस्तुओं का आज भी व्यापार होता है। शहर से शहर की ओर आप खाद्यान्न भी दे सकते हैं और विनिर्मित वस्तुओं को भी आप शहर से शहर बेच सकते हैं। शहर से ग्रामीण और जो औजार होते थे, कृषि के लिए औजार हुए, वस्त्र हुए, आभूषण हुए, उन चीजों का व्यापार होता था। बाह्य व्यापार के अंतर्गत आप संबंध बताएंगे कि पश्चिम में कहाँ कहाँ संबंध था। पश्चिम में जैसे रोमन साम्राज्य से संबंध था, मध्य एशिया से, पश्चिम एशिया से संबंध, पूर्वी यूरोप उत्तरी अफ्रीका से संबंध था भारतीय व्यापार का। निर्यात के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं क्या क्या है, वस्त्र, मसाले। ये जो हमारा ढांचा है, इस ढांचा को ध्यान रखिएगा, कभी भी व्यापार वाणिज्य में प्राचीन काल के अंतर्गत रहेगा तो ढांचा आपका यही रहेगा, केवल विषय वस्तु में परिवर्तन हो जाएगा। मसाले हो गए, वस्त्र हो गए, काली मिर्च होती थी, हाथी दांत निर्मित वस्तुएं होती थी, अन्य विनिर्मित पदार्थ निर्मित होते थे। आयात में अगर हमारे पास देखे, रोम से देखे तो सोने चांदी का आयात होता था। उसके बाद शीशे की वस्तु का आयात होता था, अन्य शराब एवं अन्य पदार्थ का आयात किया जाता था। व्यापारिक मार्ग के अंतर्गत हम देखें तो स्थल मार्ग और जल मार्ग। स्थल मार्ग आपको ध्यान हो कि ये जो हमारा तक्षशिला वाला रूट है, ये तक्षशिला वाला रूट यहाँ पे रेशम मार्ग से जुड़ जाता था। और अफगानिस्तान पे चूंकि उस समय भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत ही अफगानिस्तान हुआ करता था और कुषाणों के द्वारा ये नियंत्रित होता था, तो यहाँ इस मार्ग तक पहुंच होने के कारण जो है वाणिज्य व्यापार का स्थल मार्ग के थ्रू भी व्यापक विकास हुआ, व्यापक विस्तार हुआ। वहीं जल मार्ग के रूप में आप बंदरगाह दे सकते हैं, सोपारा मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया है, सोपारा, ताम्रलिप्ति, अरिकामेरू, मुजरिस आदि।
ये आप दिखा सकते हैं। इस काल में जो प्लिनी नामक लेखक है, उस लेखक ने कितने सारे बंदरगाहों की चर्चा की है, 24 बंदरगाह संभवतः उन्होंने चर्चा की, उसकी आप चर्चा कर सकते हैं। व्यापार संतुलन के रूप में देखें तो आप देखते हैं कि यहाँ हमारा जो आयात होता है, निर्यात होता है विनिर्मित वस्तुओं का, जबकि आयात होता है कीमती धातुओं का, सोने चांदी सीसा आदि। तो ये क्या है, हमारा व्यापार संतुलन भारतीय पक्ष में बना हुआ था। आप वर्तमान में देखिए तो भारत सरकार क्या कर रही है, विनिर्माण का केंद्र बनाना चाह रही है भारत को, लेकिन तत्कालीन समय में भारत विनिर्माण का केंद्र था। तो इस तरीके की चीजें हैं, ये आप तुलना करके बता सकते हैं। नगरीकरण, जैसे जैसे वाणिज्य व्यापार का विकास होता है तो वाणिज्य व्यापार बंदरगाही नगर बन जाते हैं, शिल्प विनिर्माण केंद्र के रूप में नगर की स्थापना होती है, और आप कह सकते हैं प्रशासनिक नगर के रूप में नगरों का विकास होता है। उसके बाद आप कह सकते हैं धार्मिक नगर के रूप में भी नगरों का विकास होता है। मुद्रा अर्थव्यवस्था तो पहले से ही महाजनपद काल से ही चली आ रही थी, किंतु इस काल में जो सोने चांदी का व्यापक रूप से आयात हुआ तो मुद्रा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। तो अब इसका निष्कर्ष क्या दे सकते हैं, ये हमारा बॉडी के बाद हमारा निष्कर्ष ये हो सकता है कि तात्कालिक समय में मौर्योत्तर, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौर्योत्तर काल में जो भूमंडलीकरण था उसका प्रतिनिधित्व भारत कर रहा था, इस तरीके से आप कुछ निष्कर्ष दे सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में भारत का जो वाणिज्य व्यापार था काफी विकसित था, इसका पश्चिम और पूर्व के साथ व्यापार में भारत जो है केंद्रीय भूमिका निभाता था। इस प्रकार तात्कालीन समय में जो भूमंडलीकरण था उसके केंद्र में भारत था। इस तरीके से आप कुछ अच्छा निष्कर्ष देंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है स्वर्ण सिक्कों का व्यापक प्रयोग। जन सामान्य के द्वारा स्वर्ण सिक्कों का व्यापक प्रयोग, गुप्त काल के स्वर्ण युग की अवधारणा। क्या आप गुप्त काल को स्वर्ण युग मानते हैं? तो यहाँ हमें गुप्त काल को लेकर के जो है स्वर्ण युग की जो कल्पना की है उसके पक्ष और विपक्ष में हमें देखना होगा। पक्ष और विपक्ष में तो देखना ही है, इसके साथ साथ एक चीज और देखना है, जो यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट दिया गया है जन सामान्य द्वारा सिक्कों का व्यापक प्रयोग, इसे हमें क्या करना है, खंडित करना है। खंडित इस तरीके से करना है कि आप इंट्रो दे सकते हैं कि गुप्त काल जो है व्यापक रूप से सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियों का काल रहा है, या सामाजिक आप न दें, सामाजिक रूप से तो थोड़ी दिक्कत ही नहीं है। गुप्त काल व्यापक सांस्कृतिक एवं कला के संबंध में आप दे सकते हैं कि उपलब्धियों का काल रहा है। इस कारण जो है, या इस काल में आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि गुप्त काल के विषय में स्वर्ण युग की अवधारणा प्रचलित है, जिसके अंतर्गत कुछ विद्वानों का मानना है कि जन सामान्य के द्वारा सिक्कों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था, स्वर्ण सिक्कों का, जबकि व्यापक विश्लेषण करने पे या सूक्ष्म विश्लेषण करने पे पता चलता है कि इस तरीके की अवधारणा जो है इस तरीके की अवधारणा पुष्ट नहीं होती, ऐसा करके कुछ आप लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला पैराग्राफ आपको ये एक दे देना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट दिया हुआ है इसलिए इसका खंडन बहुत जरूरी होता है। स्वर्ण सिक्कों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? सोचिए जरा, आज के समय में भी हमारे पास 2000 के नोट नहीं होते, या जो 2000 के नोट होते हैं उच्च वर्ण के लोगों के पास होते हैं, निम्न वर्ण के लोगों के पास सोने की क्या स्थितियां हो सकती है? अभी भी चांदी की भी स्थितियां बेहतर नहीं है, तो आप सोने की तो स्थितियां छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से हम सोचते हैं, और यहाँ पे हमें ये दिखाना है कि उच्च वर्ग जो होते थे वो स्वर्ण धारण करते थे और स्वर्ण सिक्कों का व्यापक प्रयोग करते थे। हालांकि इस काल में स्वर्ण सिक्कों का व्यापक उपयोग हुआ, लेकिन ये जन सामान्य के द्वारा न होकर के उच्च वर्ग के द्वारा होता था, जो विलासिता की वस्तु खरीदने के लिए स्वर्ण सिक्कों का प्रयोग करते थे। वाणिज्य व्यापार जो व्यापक रूप से दूरस्थ वाणिज्य व्यापार होता था, उसके अंतर्गत स्वर्ण सिक्कों का प्रयोग व्यापक रूप से देखा जाता है। प्रशासन में वेतन और सामंतों को जो टैक्स वगैरह एकत्रित करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर उन्हें चांदी के सिक्के मिलते हैं या अन्य धातु के सिक्के मिलते हैं, तो वो उसको इकट्ठा करके एक्सचेंज करके स्वर्ण सिक्का इकट्ठा करके केंद्र तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से ये वेतन हो गया, ये कर के रूप में आप कह सकते हैं।
और ये हमने दिखा दिया एक पक्ष की किसके द्वारा स्वर्ण सिक्के का प्रयोग हो रहा है। और जहां तक जन सामान्य की बात है तो जन सामान्य कुछ लोगों के पास मूल्य संचय, जैसे आज हम 2000 या 500 के नोट घर में रखते हैं, जैसे हमारे पास 10 के नोट होते हैं, 10-10 के नोट इकट्ठा करने के बाद हम उसको 500 के नोट में चेंज करते हैं, तो यही थी मूल्य संचयन की पद्धति। किंतु इसका सीमित रूप से प्रयोग किया जाता था। तो ये एक पैराग्राफ जब आप लिख करके खंडित कर देते हैं तो ये आपका आंसर में जान डाल देता है, और इससे आपको जो है ना 10% मार्क्स की वृद्धि हो जाती है। और जो व्यक्ति इसको नहीं करेगा और ये दोनों लिखेगा, मार्क्स उसको भी मिलेंगे, लेकिन बॉडी का 10% कम मार्क्स मिलेगा उनको। अब राजनीतिक ये आपके पास पक्ष और विपक्ष में ये दोनों चीजें होगी ही, फिर भी हम आपको एक छोटा सा बता देते हैं। राजनीतिक रूप से उत्तर भारत का एकीकरण किया गया और दक्षिण भारत के साथ संबंध बनाए गए थे। अर्थव्यवस्था में आप देख लीजिए कि स्वर्ण सिक्कों का व्यापक निर्माण किया गया। इसका मतलब स्वर्ण तो है इस काल में, और इसमें अगर गुप्त काल को अगर दो भागों में बांट दे व्यापारिक दृष्टिकोण से, तो प्राथमिक भाग जो है या प्रथम भाग जो है उसमें वाणिज्य व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ व्यापक रूप से होती थी, किंतु जो द्वितीय काल, इस काल में जो है व्यापार वाणिज्य में गिरावट आ गई थी। तो हमें यहाँ जो दिखाना है, चूंकि हम स्वर्ण काल की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम उपलब्धियों की बात करेंगे, तो यहाँ हमें वाणिज्य व्यापार के विकास की बात करनी होगी। सांस्कृतिक में शिक्षा और साहित्य, शिक्षा में देख लीजिए नालंदा का निर्माण हुआ था। साहित्य संस्कृत जो है इस काल में राजकीय भाषा बन गई थी, इस कारण संस्कृत का व्यापक रूप से विकास हुआ था। स्थापत्य कला में देखिए इस काल में नागर शैली का जो है आधार निर्मित हो गया। मूर्ति कला में हम देखते हैं इस काल में कौन कौन सी मूर्ति कला थी, पाटलिपुत्र, सारनाथ, और मूर्ति कला मथुरा, मूर्ति कला का विकास हुआ। चित्रकला में आप देख सकते हैं, चित्रकला में अजंता, बाघ आदि इस कला के चित्र यहाँ प्राप्त होते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर देख लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसके 9 रत्न होते थे, जिन्होंने कुछ लोगों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास किया, उसके ऊपर पुस्तकें लिखी। कालिदास ने एक महत्वपूर्ण साहित्य लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, और भी सारी चीजें देखने को मिलती है। विपक्ष में आपका ये खंडन कर सकते हैं कि राजनीतिक तो स्थितियां थी, लेकिन राजनीतिक विखंडन की स्थितियां थी, और इस काल में जो है सामंतवाद प्रारंभ होने लगा था। हालांकि सामंतवाद थोड़े पहले से ही प्रारंभ होने लगा था, लेकिन इस काल में थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर होने लगा। विशेष करके जो दक्षिण भारत की स्थितियां थी, वहां विजित करने के बाद भी उन्हें साम्राज्य दे दिया गया, वो अप्रत्यक्ष नियंत्रण में हुआ करता था। उसी तरीके से भूमि अनुदान के कारण जो है, यहाँ हम भूमि अनुदान अर्थव्यवस्था में दे सकते हैं। इसके कारण क्या हुआ, भूमि अनुदान के कारण कृषि का व्यापक विकास हुआ, ठीक है। किंतु भूमि अनुदान दिया किसको जाता था, तो ब्राह्मणों को दिया जाता था। तो ब्राह्मण क्या हुआ, ब्राह्मण इस काल में क्या हुए, प्रतिष्ठापित होने लगे और प्रशासन में भी भूमिका निभाने लगे, और साथ साथ दूरस्थ क्षेत्र थे उस क्षेत्र में भी ब्राह्मणों का नेतृत्व स्थापित होने लगा। समाज के अंतर्गत हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था काफी जटिल हो गई और महिलाओं को निम्न स्थान दिया गया। आप देवदासी के अंतर्गत देखेंगे तो देवदासी प्रथा, इस काल में देवदासी प्रथा के साक्ष्य भी मिले हैं, और ये एक संस्कृत ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम में ही शायद उसी में देवदासी होने का जो है प्रमाण, जिसे कालिदास द्वारा रचित किया गया, उसमें लिखा गया है। और एक और सबसे बड़ी बात जो है, इतिहास का जनवादीकरण, मतलब इतिहास राजा महाराजाओं का इतिहास नहीं, जन सामान्य का इतिहास। इसके अंतर्गत प्रशासन के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उस कार्य का प्रशासन जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे ही इतिहास का जनवादीकरण कहते हैं। और यही कारण है कि ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जन सामान्य द्वारा स्वर्ण सिक्कों का व्यापक प्रयोग किया जाता था। तो हमें यहाँ बताना होगा कि इस काल में जो है इतिहास के जैसे जनवादीकरण करते हैं तो स्वर्ण युग की कल्पना समाप्त हो जाती है, क्योंकि ऐसा कोई भी काल नहीं है जिस काल में व्यापक संसाधन पर जन सामान्य का नियंत्रण स्थापित हो। तो इस तरीके से ही आप इसका खंडन कर सकते हैं। उसके बाद निष्कर्ष दे सकते हैं कि कुल मिलाकर हम देखते हैं कि गुप्त काल व्यापक रूप से सांस्कृतिक उपलब्धियों का काल रहा है, किंतु जहां तक स्वर्ण काल का प्रश्न है
तो इतिहास के जनवादीकरण के साथ ही स्वर्णकाल की कल्पना जो है स्वर्णकाल की कल्पना को त्याग दिया गया। इस तरीके से आप कुछ आंसर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं और कुछ। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि, और इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वो है कि भारत के पहचान चिन्ह के रूप में प्रतिबिंबित हो गई। ठीक है, तो इसमें जो हम इंट्रो दे सकते हैं, हम इंट्रो में यहाँ झलक दे सकते हैं कि जिस प्रकार ताजमहल एवं लाल किला उत्तर भारत के लिए पहचान चिन्ह के रूप में प्रतिष्ठापित हो गया, उसी प्रकार पल्लवों द्वारा निर्मित जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, आप ऐसे कह सकते हैं जिस प्रकार उत्तर भारत के लिए ताजमहल एवं लाल किला पहचान चिन्ह के रूप में अंकित हो गया, उसी तरीके दक्षिण भारत में द्रविड़ कला शैली जो है भारत के पहचान चिन्ह के रूप में प्रतिष्ठापित हो गया, जिसका प्रारंभ किसने किया था? पल्लवों ने किया था। तो इस तरीके से आप कुछ अलग ढंग से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इससे अंतर्गत आप धार्मिक, इसको मैं बहुत शॉर्ट कर देता हूँ क्योंकि इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन लिखने आपको पता ही है, तो इसमें कुछ खास चीजें एक्स्ट्रा डालनी नहीं है। तो धार्मिक के अंतर्गत ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, किंतु इन्होंने जैनों को भी संरक्षण दिया। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अन्य चीजें जो धर्म के अंतर्गत देखी जाती है उसमें आप इसमें विश्लेषण करके आप दे सकते हैं। वास्तुकला, वास्तुकला में द्रविड़ शैली, और द्रविड़ शैली में जो सबसे बड़ी चीज आपको करनी क्या है, तो यहाँ आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। ये स्ट्रक्चर बनाना है। ये जो शिखर है हमारा पिरामिड नुमा है, पिरामिड नुमा शिखर है। शिखर के ऊपर जो ये आमलक ये आधार है। यहाँ पे मंडप भी होता है, यहाँ पे गर्भगृह। अभी मैं बेहतर ढंग से इसको बना नहीं पा रहा हूँ, आप कहीं चित्र देख करके इसको बना लीजिएगा। और एक जो सबसे बड़ी विशेषता थी, बड़े द्वार बनाए जाते थे, इसको गोपुरम कहते थे। इसके अलावा आप लोगों को पता ही है 4 तरीके की वास्तुकला की विशेषता देखने को इस काल में मिलती है। महेंद्र वर्मन शैली, नंदी वर्मन शैली, उसका आप विश्लेषण कर देंगे। कुछ एग्जाम्पल आपको दे देना है, जैसे तंजौर का मंदिर है, अन्य मंदिर जो है शोल टेम्पल है, ये दे देना है। अब मूर्तिकला में आपको एक चीज लिख देना है कि जो मंदिर, वास्तुकला के अंतर्गत जो मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर जो है निकटस्थ रूप से मंदिर निर्माण निकटस्थ रूप से मूर्ति कला से भी जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी है? क्योंकि मंदिर में पूजा की जाएगी। पूजा किसकी की जाएगी? तो वहां मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो यहाँ पे मूर्ति जो निर्माण की जा रही थी वो दे दीजिएगा। मूर्ति 2 तरीके के दीजिएगा, प्रस्तर यानी पत्थर की मूर्ति, और दूसरा धातु मूर्ति। ये आप देख लेंगे और इसको थोड़ा ढंग से विश्लेषण करके लिख देंगे। इसका मैंने बहुत ही सीमित लिखा है क्योंकि मैंने क्वेश्चन आप लोगों के जो कॉपी आए हैं उसमें मैंने देखा है आपके पास विशाल संसाधन है, और जो यहाँ पे लिखना है उसमें केवल मैंने ये चीज देखा था जो कमी थी, तो उसको आपको लिख देना है। और मंदिर वास्तुकला को मूर्ति कला से जोड़ देना है। इतना करके आप थोड़ा विश्लेषणात्मक ढंग से लिख देंगे और इसका कंक्लूजन दे देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में पल्लवों की उपलब्धियां विशेष करके सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यापक रूप से देखी जाती हैं, और इस काल में जो वास्तुकला का निर्माण हुआ वो वर्तमान भारत के पहचान चिन्ह के रूप में अंकित हो गई है। ऐसा करके आप कुछ लिख सकते हैं। तो मित्रों, मैंने इसका विश्लेषण करने की व्यापक कोशिश की है। अगर आपको इसके अलावा इसमें कोई भी दिक्कत महसूस हो रही हो कहीं भी, तो आप को अगर व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या हो, हालांकि मैंने जब शुरुआत की थी तो शुरुआत का जो हमारा एक क्वेश्चन था वो बहुत लंबा था, आधे घंटे के आसपास का था, क्योंकि मैंने वहां मुझे शुरुआत करनी थी, वहां मुझे आपको सारी चीजें बतानी थी जो चीजें आपको अब जो आंसर राइटिंग करनी है उसमें आपको करनी है। और इस प्रश्न को मैंने थोड़ा शॉर्ट किया भी है, और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि वहां से यहाँ तक आने पे आपने कितना कुछ सीखा और अगले प्रश्न पत्र में वो किस तरीके से निखर के सामने आता है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।